हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मार्क्सवाद यानी मार्क्सिज्म। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं मार्क्सवाद का अर्थ। मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है। यह आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। अतः मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है। मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार और पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई। देखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मार्क्सवाद की उत्पत्ति के कौन कौन से कारण हैं। उनमें सबसे पहले खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार और पूंजीवाद का विरोध। मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को आमूलचूल रूप से परिवर्तित करने के लिए और सर्वहारा वर्ग की समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति को एक अनिवार्यता बताता है। यानी जितने भी मार्क्सवादी थिंकर हैं, उनका कहना है कि अगर हमें समाज में पूंजीवादी व्यवस्था को हटाकर समाजवादी व्यवस्था स्थापित करनी है तो इसके लिए हिंसात्मक क्रांति अनिवार्य है। इस क्रांति के पश्चात ही आदर्श व्यवस्था की स्थापना होगी। और यह आदर्श व्यवस्था किस प्रकार की होगी? वह वर्गविहीन, संघर्षविहीन और शोषणविहीन राज्य की होगी। इसके बाद में मार्क्सवादी विचारधारा के जन्मदाता कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स हैं। इन दोनों विचारकों ने इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान की समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार करके जिस निश्चित विचारधारा को विश्व के सम्मुख रखा, उसे मार्क्सवाद का नाम दिया गया। अब हमने जान लिया मार्क्सवाद का क्या अर्थ है। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है इसमें मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। उसके बाद में है मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें मार्क्सवाद प्रजातंत्रीय संस्था को पूंजीपतियों की संस्था मानते हैं। यानी जो मार्क्सवादी थिंकर है, उनका कहना है कि जितनी भी प्रजातंत्रीय संस्थाएं हैं, ये सब पूंजीपतियों की संस्थाएं हैं और केवल ये उनके हितों में ही कार्य करती हैं। इसके अलावा मार्क्सवादी यह भी कहते हैं कि जो प्रजातंत्रीय संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के द्वारा श्रमिकों का शोषण होता है। नेक्स्ट चीज है इसमें, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क्सवाद धर्म विरोधी भी है और धर्म को मानव जाति के लिए अफीम कहा है। देखिए, कार्ल मार्क्स ने धर्म को मानव जाति के लिए अफीम कहा है और इनकी बहुत ही फेमस कोटेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है समाज या राज्य में शासकों यानी पूंजीपति वर्ग और शोषितों में संघर्ष अनिवार्य बताया गया है। यानी मार्क्सवादियों को कहना है कि अगर हमें समाज में समाजवादी व्यवस्था लानी है तो इसके लिए शासकों यानी पूंजीपतियों और शोषितों यानी श्रमिकों में संघर्ष अनिवार्य है। नेक्स्ट है इसमें मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करते हैं। यानी मार्क्सवाद बताते हैं कि किस प्रकार से पूंजीवाद का जन्म हुआ है। अब हम मार्क्सवाद से जुड़े कुछ सिद्धांतों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ग्रहण किया है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से कई बार बन चुका है कि जो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, वो कार्ल मार्क्स ने कहाँ से ग्रहण किया है या किस विचारक से ग्रहण किया है? तो ये इन्होंने हीगल से ग्रहण किया है। इसके बाद में है मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक को समझने के लिए हमें हीगल के विचारों को जानना भी आवश्यक है। हम तभी मार्क्स के विचारों को जान सकते हैं। हीगल के विचारों में संपूर्ण संसार गतिशील है। हीगल बताते हैं कि ये जो संसार है, संपूर्ण संसार, ये गतिशील है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यानी एक डायनामिक है और निरंतर इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। हीगल के विचारों में इतिहास घटनाओं का क्रम मात्र नहीं है, बल्कि विकास की 3 अवस्थाओं का विवेचन किया गया है। हीगल विकास की 3 अवस्थाओं के बारे में बताते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले है वाद, प्रतिवाद और संवाद। देखिए, हीगल 3 अवस्थाओं का विवेचन करते हैं। सबसे पहले वाद, प्रतिवाद और संवाद। हीगल की मान्यता है कि कोई भी विचार अपनी मूल अवस्था में वाद होता है। देखिए, हीगल कहते हैं कि कोई भी विचार है, कोई भी नया इनोवेशन होता है, वो अपनी मूल अवस्था में वाद होता है।
कुछ समय बीतने के बाद उस विचार का विरोध उत्पन्न होने लगता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मौलिक विचार वाद परिवर्तित होकर प्रतिवाद का विरोधी होने से एक नए विचार की उत्पत्ति होती है, जिसे संवाद कहा जाता है। यानी सबसे पहले समाज में क्या होता है, वाद, जब उसका विरोध होने लगता है तो वो प्रतिवाद का विरोधी हो जाता, और उसके बाद में जो एक नई विचारधारा उभर कर आती है उसे हम संवाद कहते हैं। हीगल का कहना है कि द्वंद्व के माध्यम से संवाद आगे चलकर वाद का रूप ले लेता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है और अंत में सत्य की प्राप्ति होती है। यानी जब सभी जितने भी हम कह सकते हैं कि जितने भी विचारधाराएं हैं, जितने भी नए नए विचार हैं, आपस में वाद प्रतिवाद करके वो संवाद में बदल जाते, तो एक हमें अंत में सत्य की प्राप्ति होती है, एक उचित सत्य की हमें प्राप्ति होती है। मार्क्स के विचारों में पूंजीवाद वाद है। देखिए, मार्क्स के विचारों में जो पूंजीवादी व्यवस्था वो क्या है, वाद है, जहां दो वर्ग पूंजीपति और श्रमिक हैं, जिनमें कि एक धनवान है और दूसरा निर्धन है। पूंजीपति क्या है, बहुत धनवान है, जबकि जो श्रमिक वर्ग है, लेबर क्लास है, वो बहुत ही ज्यादा निर्धन है। इन दोनों के हितों में विरोध है। इन विरोधी वर्गों में संघर्ष होना आवश्यक है। इस संघर्ष में श्रमिकों की विजय होगी और सर्वहारा वर्ग अर्थात जो श्रमिक वर्ग है उसका अधिनायकवाद स्थापित होगा। यह प्रतिवाद की अवस्था है। इन दोनों अवस्थाओं में से एक नई तीसरी स्थिति उत्पन्न होगी जो साम्यवादी समाज की है। इस स्थिति में ना वर्ग रहेंगे, ना ही उनमें संघर्ष होगा और ना ही जो है कोई राज्य रहेगा। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार समाज उससे कह सकते हैं कार्य लेगा और उसकी आवश्यकता के अनुसार ही उसे वेतन दिया जाएगा। यही तीसरी स्थिति संवाद की स्थिति होगी। तो ये था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। अब नेक्स्ट है इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या। देखिए, कार्ल मार्क्स इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या करते हैं और इस व्याख्या के आधार पर इतिहास की 6 अवस्थाओं के बारे में बताते हैं। कौन कौन सी एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले आदिम साम्यवादी अवस्था। सामाजिक विकास की इस पहली अवस्था में जीविकोपार्जन के तरीके बहुत सरल थे। यानी जो सबसे पहली अवस्था थी उसमें बहुत ही सिंपल तरीके थे हमारे जीवन यापन के। उनमें कौन कौन से थे। सबसे पहले शिकार करना, उसके बाद में मछली मारना और जंगलों से कंदमूल एकत्रित करना, और इनका मुख्य व्यवसाय था। यानी जो सबसे पहले व्यक्ति थे, जो सबसे पहले आदिम समाज था, उसमें हमें जीविका के उपार्जन के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता था। केवल छोटे छोटे कार्य करने पड़ते थे, जैसे कि शिकार करना, मछली मारना या फिर जंगलों से कंदमूल वगैरह इकट्ठा करना। इन्हीं के सारे हम गुजारा कर लेते थे। भोजन प्राप्त करने व जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए मनुष्य समूह में झुंड बनाकर साथ साथ रहते थे। इस अवस्था में उत्पादन के साधन समस्त समाज की सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे। इस अवस्था में निजी संपत्ति नहीं थी और ना ही कोई शोषक था और ना ही कोई शोषित था। यानी उसमें ना कोई पूंजीपति था और ना ही कोई श्रमिक था। यानी ना कोई शोषक था और ना ही कोई शोषित था। इसलिए मार्क्स ने इस अवस्था को साम्यवादी अवस्था कहा है। ये जो सबसे पहली वाली अवस्था है आदिम साम्यवादी अवस्था, इसको मार्क्स ने साम्यवादी अवस्था कहा है। इसके बाद में दूसरी अवस्था आती है दास अवस्था। धीरे धीरे भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। व्यक्तियों ने खेती करना, पशुपालन करना और दस्तकारी करना प्रारंभ कर दिया। इससे समाज में निजी संपत्ति के विचारों का उदय हुआ। जिन्होंने उत्पादन के साधनों, भूमिगत आदि पर अधिकार कर लिया, और जिन्होंने अधिकार कर लिया वे स्वामी कहलाए। ये दूसरे व्यक्तियों से बलपूर्वक कार्य करवाने लगे, और जिनसे कार्य करवाने लगे वो क्या कहे गए, वो हैं दास। उनको दास कहा गया। समाज स्वामी और दास 2 वर्गों में विभाजित हो गया। यानी जो संपूर्ण समाज था वो 2 वर्गों में विभाजित हो गया। किस किस में, स्वामी और दास में। आदिम समाज की समानता और स्वतंत्रता समाप्त हो गई। इस अवस्था में समाज के शोषक और शोषित 2 वर्गों के मध्य अपने आर्थिक हितों के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। किन किन में, स्वामी में और दास में। अब तीसरी अवस्था आती है
सामंतवादी अवस्था। जब उत्पादन के साधनों में और अधिक उन्नति हुई, पत्थर के औजार और धनुष बाण से निकलकर लोहे के हल करघे का चलन शुरू हुआ। कृषि, दस्तकारी, बागवानी, कपड़ा बनाने के लिए उद्योगों का विकास हुआ। अब क्या धीरे धीरे मानव विकास कर रहा था, उसने नए नए उद्योग लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद में अब दास के स्थान पर उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक थे। देखिए, अब जो दास का चलन था वो खत्म हो गया और उद्योगों में कौन काम करने लगे? श्रमिक काम करने लगे। संपूर्ण भूमि छोटे छोटे उद्योगों, दस्तकारियों और उत्पादन के अन्य साधनों पर तथा कृषि पर जिनका अधिपत्य था उन्हें जागीरदार या फिर सामंत कहा जाता था। यानी जिन्होंने उद्योगों पर और कृषि पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया उन्हें हम जागीरदार या फिर सामंत कहते थे। कृषि कार्य करने वाले कृषक और दस्तकारी कार्य करने वाले श्रमिकों का वर्ग सामंतों के अधीन था। इस व्यवस्था को सामंतवादी अवस्था कहा गया। मार्क्स के अनुसार इस अवस्था में भी सामंतों और कृषकों, यानी जो कृषक थे, श्रमिक थे, दस्तकारों के आर्थिक हितों में परस्पर संघर्ष चलता रहा। यहाँ पे भी इस वर्ग में भी, इस अवस्था में भी क्या है? संघर्ष चलता रहा। किन किन के बीच में? जो सामंतवादी थे यानी जागीरदार थे और कृषक यानी श्रमिक वर्ग थे। इसके बाद में चौथी अवस्था आती है पूंजीवादी अवस्था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। अर्थात पूंजीपति उत्पादन के साधनों के स्वामी हो गए, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन का कार्य श्रमिकों के द्वारा किया जाता था। यानी जो पूंजीपति थे उन्होंने उत्पादन के साधनों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया, लेकिन वस्तुओं का उत्पादन किनके द्वारा किया जाता था? वो अभी भी श्रमिकों के द्वारा ही किया जाता था। वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता था, अतः श्रमिक स्वतंत्र होकर कार्य करते थे, किंतु श्रमिकों के पास उत्पादन के साधन नहीं होते, अतः अपनी आर्थिक आवश्यकता पूर्ण करने के लिए श्रमिक उसे बेचने के लिए बाध्य होते थे। यानी जो भी वो सामान बनाते थे उन्हें किसी पूंजीपति को वो बेचने के लिए बाध्य होते थे, ताकि उनके जो आर्थिक हित है उनकी पूर्ति हो सके। अब पांचवी अवस्था आती है श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की अवस्था। मार्क्स का विचार है कि पूंजीवाद अवस्था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से श्रमिकों व पूंजीपतियों के मध्य संघर्ष में जब पूंजीपतियों की पराजय होगी तब पूंजीवाद समाप्त होकर ऐतिहासिक विकास की पांचवी अवस्था कौन सी है? श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की अवस्था आएगी। इस अवस्था में उत्पादन के संपूर्ण साधनों पर श्रमिकों का अधिकार हो जाएगा। जो पांचवी अवस्था है, कार्ल मार्क्स बताते हैं कि जब यह अवस्था आ जाएगी तो इस पर जितने भी उत्पादन के साधन है सभी पर श्रमिकों का यानी लेबर क्लास का अधिकार हो जाएगा, जिसे श्रमिक वर्ग का अधिनायक तंत्र या फिर तानाशाही कहा गया है। अब इसके बाद में छठी अवस्था आती है यानी अंतिम अवस्था आती है, वो कौन सी है? राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की अवस्था। मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की अवस्था आएगी। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो अंतिम अवस्था होगी वो कैसे होगी? राज्यविहीन और वर्गविहीन। इस अवस्था में समाज में केवल एक ही वर्ग होगा। ये जो छठी अवस्था है यानी अंतिम अवस्था, इसमें समाज में केवल एक ही वर्ग होगा, जिसे श्रमिक वर्ग यानी लेबर क्लास कहा गया है। इस समाज में ना शोषक वर्ग होंगे और ना ही शोषित वर्ग होंगे। यह समाज राज्यविहीन और वर्गविहीन होगा, अतः वर्गविहीन समाज में राज्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इस समाज में वितरण का सिद्धांत लागू होगा, जिसमें समाज में प्रत्येक लोग अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे, यानी जिस व्यक्ति की जितनी योग्यता है उसके अनुसार उसे कार्य मिलेगा और जितनी जिसकी आवश्यकता है उसके अनुसार उसे वेतन यानी धन की प्राप्ति होगी। तो ये था कार्ल मार्क्स का इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। अब हम बात करते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स का अन्य सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। मार्क्स ने कहा है कि अब तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इतिहास से लेकर अब तक सभी समाजों में वर्ग संघर्ष हुआ है, यह आवश्यक था। कुलीन और साधारण व्यक्ति, सरदार और सेवक, संघपति और श्रमिक निरंतर एक दूसरे के विरोध में
खड़े रहे हैं। इनमें अबाध गति से संघर्ष जारी है, यानी इनमें अभी भी संघर्ष जारी है। मार्क्स इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि आधुनिक काल में पूंजीवाद के विरुद्ध श्रमिक संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देंगे और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। तो ये था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। नेक्स्ट इसमें अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विवेचना की है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि मार्क्स ने अपनी कौन सी पुस्तक में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विवेचना की है, तो वो है दास कैपिटल। तो आप ये अच्छे से याद रखोगे। मार्क्स की मान्यता है कि पूंजीपति श्रमिकों को उनका उचित पारिश्रमिक ना देकर उनके श्रम का संपूर्ण लाभ स्वयं हड़प लेता है। मार्क्स ने माना कि किसी वस्तु का मूल्य इसलिए होता है क्योंकि इसमें मानवीय श्रम लगा रहता है। देखिए मार्क्स बताते हैं कि किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का मूल्य इसलिए होता है क्योंकि इसमें मानव का श्रम लगता है, मानवीय श्रम लगता है। दूसरे शब्दों में वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस श्रम से होता है जो उस वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है। जिस वस्तु पर अधिक श्रम लगता है उसका मूल्य अधिक होगा और जिस वस्तु के उत्पादन पर कम श्रम लगता है उसका मूल्य कम होगा। इस प्रकार मार्क्स का विचार है कि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य वह होता है जो उस पर व्यय किए गए श्रम के बराबर होता है, यानी जितना भी उस पर श्रम लगाया गया है उसके बराबर ही उस वस्तु का वास्तविक मूल्य होगा। किंतु जब यह वस्तु बाजार में बिकती है तो वह ऊंचा मूल्य पाती है। इस प्रकार वस्तु के बाजार मूल्य व वास्तविक मूल्य के अंतर को पूंजीपति स्वयं हड़प लेता है। यानी जो वास्तविक मूल्य है किसी वस्तु का और बाजार मूल्य है उनके बीच जो गैप होता है, जो भी उसे लाभ मिलता है वो कौन ले जाता, वो पूंजीपति स्वयं हड़प लेता है। इससे श्रमिकों को कोई लाभ नहीं मिलता। मार्क्सवाद की दृष्टि में जो धन पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया है वही धन अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। तो ये हो गया अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब नेक्स्ट हमारा सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। मार्क्स का कहना है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में अंतर्निहित विरोध स्वभाव के कारण पूंजीपति वर्ग में संघर्ष होना अवश्यम्भावी है। यानी वो कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में एक अंतर्निहित विरोध होता है जिसके कारण पूंजीपति वर्ग में संघर्ष होता है। इस वर्ग संघर्ष में श्रमिक वर्ग संगठित होकर पूंजीपति वर्ग पर भरपूर प्रहार करेगा और यानी जो जितना भी ये श्रमिक वर्ग है, जितने भी लेबर क्लास है, वो सभी इकट्ठे होकर संगठित होकर पूंजीपति वर्ग पर प्रहार करेगा और एक रक्तिम क्रांति होगी। इस रक्तिम क्रांति के द्वारा पूंजीवाद को समूल रूप से यानी उसकी जड़ों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये था सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। अब इसके बाद में नेक्स्ट है वर्ग विहीन यानी राज्य विहीन समाज। मार्क्स का कहना है कि जैसे ही पूंजीवादी वर्ग का अंत हो जाएगा और पूंजीवादी व्यवस्था के सभी अवशेष नष्ट कर दिए जाएंगे तब राज्य के स्थित रहने का औचित्य भी समाप्त हो जाएगा और वह मुरझा जाएगा। जब समाज के सभी लोग एक स्तर पर आ जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण समाज के लिए सर्वाधिक कार्य करेगा और बदले में अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की स्वतंत्रता पूर्वक पूर्ति करेगा। मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित समाजवाद की यह सर्वोच्च स्थिति है। देखिए मार्क्सवाद कहते हैं कि जो वर्गविहीन यानी कि जो राज्यविहीन समाज होगा वो समाजवाद की सर्वोच्च स्थिति होगा। मानव कल्याण का यह सर्वोच्च शिखर है। इस स्वतंत्र समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और उसे उसकी आवश्यकता अनुसार मजदूरी प्राप्त होगी। यानी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार यानी उसकी क्षमता के अनुसार कार्य मिलेगा और उसे जितनी भी आवश्यकता है, जितनी भी जरूरत है उसके अनुसार उसे वेतन प्राप्त होगा। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होगी और अपनी योग्यता अनुसार समाज को वह सहयोग दे सकता है। यानी व्यक्ति की जितनी भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति होंगी और अपनी क्षमता के अनुसार वह समाज को अपना योगदान दे सकता है। अब हम मार्क्सवाद से जुड़े कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1, मार्क्सवाद के प्रवर्तकों ने श्रम विभाजन का स्रोत किसे स्वीकार किया है? फिर से देखते क्वेश्चन। मार्क्सवाद के प्रवर्तकों ने श्रम विभाजन का स्रोत किसे स्वीकार किया है? ऑप्शन देती हूँ मैं, समूह, ऑप्शन 2 है राज्य, ऑप्शन 3 है परिवार, ऑप्शन 4 है पूंजी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
ऑप्शन 4 यानी पूंजी। प्रश्न 2, कार्ल मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार कौन सा सिद्धांत है? सबसे पहले ऑप्शन 1 है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऑप्शन 2 वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऑप्शन 3 इतिहास की आर्थिक व्याख्या और ऑप्शन 4 है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 1 यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। यह कार्ल मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है।